गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग एंड सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग। तो लास्ट हम पढ़ रहे थे हिस्टोन मॉडिफिकेशन। यहाँ पे हमने अपना लेक्चर ऑफ किया था। तो आज हम कवर करेंगे यहाँ से कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन जो एसिटाइलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, ये क्या होता है और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्रोमेटिन रिमॉडलिंग या हम बोले एपिजेनेटिक, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जीन के अंदर चेंज किए बिना ही हम जीन को रेगुलेट कर रहे हैं। लाइक कोई सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सीक्वेंस वो की वही है, बट जीन को हम ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, जीन को हम रेगुलेट करके जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो हिस्टोन जो मॉडिफिकेशन है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, ये क्या काम करते हैं ये हमें देखना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग, इसी से कनेक्ट करके चलेंगे। अभी थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग का मतलब था सॉलिनॉइड, कि आप सबको पता ही है। अब देखो, हम करने वाले हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन के अंदर लाइक अगर मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, लाइक अगर अपन देखें एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, तो देखो वापस से मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, लाइक यहाँ पे मैं हिस्टोन ही बना रहा हूँ। लाइक ये देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम है और ये एक और न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, यहाँ पर एक और न्यूक्लियोसोम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम बना रहा हूँ, यहाँ एक न्यूक्लियोसोम है। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखे ताकि आपको ये ईजिली समझ में आए। ठीक है, एंड ये एक और न्यूक्लियोसोम है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ईच एंड एवरी न्यूक्लियोसोम जो एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर लोकेटेड है। यहाँ पर आपका क्या है, H2A, H2B, H3, H4, आपके स्टोन टेल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को पता है कि हमारा डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए है, ये हिस्टोन टेल्स है। ठीक है, H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये तो आपको पता ही है। एक का नाम लिख देता हूँ, लाइक H2A, H2B, H3, H4। सेम यहाँ पर भी होगा, लाइक H2A, H2B, H3, H4 एज वेल एज H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पर हमारा डीएनए है। ये देखो, ये मैंने डीएनए बना दिया। यहाँ पर हमने डीएनए बना लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हिस्टोन का जो एसिटाइलेशन है या मिथाइलेशन है, तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि डीएनए के ऊपर क्या चार्ज है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। डीएनए के ऊपर क्या है, लाइक अगर हम देखें डीएनए के ऊपर चार्ज क्या है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर आप सब जानते हो डीएनए पे, डीएनए के ऊपर पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से डीएनए के ऊपर क्या चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आते हैं। ये लो, मैंने यहाँ पे चार्ज बना दिए एक तरह से। अब मुझे पता है कि हिस्टोन इज ए लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच। आपको पता है हिस्टोन इज ए लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच। अब देखो इसकी वजह से क्या चेंज होता है, लाइक अगर अपन देखें एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर अगर मैं लाइसिन देखूं, लाइसिन कैसा देखें, लाइक यहाँ पे मैंने बना रखा लाइसिन NH CH C डबल बॉन्ड O, एंड देन ये चेन आगे बढ़ेगी और यहाँ पर R ग्रुप होगा। R ग्रुप लाइक यहाँ पे हम देखें तो CH2 CH2 CH3 सॉरी CH2 CH2 एंड यहाँ पर आएगा NH3 प्लस। ये मेरी किसकी स्ट्रक्चर हो गई, लाइसिन की, लाइसिन अमाइनो एसिड। लाइक हमें पता है कि लाइसिन अमाइनो एसिड में क्या है, CH2 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 NH3, ये हमारा क्या लाइसिन अमाइनो एसिड है। अगर मैं इसका क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसका एसिटाइलेशन या इसका मैं क्या करूँ, डी एसिटाइलेशन। लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, एसिटाइलेशन, यहाँ पे मैं एसिटाइलेशन दिखा दूँ, एसिटाइलेशन बाय हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम HTS।
या मैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे डी एसिटाइलेशन लिख दूँ, डी एसिटाइलेशन बाय हिस्टोन डी एसिटाइलेज, HDAC, हिस्टोन डी एसिटाइलेज। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या आए हैं, मतलब अगर मैंने चेंज किया तो यहाँ पे देखो एन, एच की जगह NH आएगा, यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे क्या होगा C+O एंड देन अब यहाँ पे देखो R चेन, ये R चेन है हमारी, आपको पता है कि लाइसिन की R चेन है। अब इस R ग्रुप पे क्या चेंज आ रहा है, लाइक CH2 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 CH2, यहाँ पे देखो NH3। अब देखो एसिटिल ग्रुप मैंने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, लाइक CH3 C+O CH3CO। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक तरह से इसका एसिटाइलेशन कर दिया। क्या कर दिया, एसिटाइलेशन। हिस्टोन एसिटाइलेशन समझ में क्या मतलब, लाइसिन अमाइनो एसिड को मैंने एसिटाइलेटेड कर दिया है, इसके R चेन को मैंने एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस हिस्टोन टेल के ऊपर अगर मैं डीएसिटाइलेशन करूंगा तो वापस से नॉर्मल मेरा लाइसिन है, अगर एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर कर रहा हूँ तो लाइसिन के ऊपर जो R ग्रुप है उसके ऊपर मैंने एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। अब अगर एसिटाइलेट कर दिया, मेनली मैं H3 एंड H4 को क्या करता हूँ, एसिटाइलेट करता हूँ, ठीक है, H3 पे कर सकता हूँ या H4 पे करता हूँ मेनली, ठीक है, H2A H2B पे हम मेनली नहीं करते हैं। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या कर रहा हूँ, एसिटाइलेशन कर रहा हूँ, एसिटाइलेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास आपके टेल के ऊपर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि एसिटिल आपने एसिटाइलेशन किया है ना, तो एसिटाइलेशन करने की वजह से इसके ऊपर भी क्या, लाइक एसिटाइलेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइक इसे दिख नहीं रहा ना, लाइक ऐसे लिख देते हैं एसिटाइलेशन। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, इस टेल के ऊपर मैंने एसिटाइलेशन कर दिया। अगर एसिटाइलेशन कर रहा हूँ तो टेल के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। टेल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या डीएनए से ये टेल बाइंड कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं, बाइंड ही नहीं कर सकती। तो ये टेल पे अगर बाइंड नहीं कर पा रही है, ये क्या है, अपन समझ जाना, ये अपन पढ़ रहे हैं एसिटाइलेशन। वेरी फर्स्ट जो था हमारा क्या था, एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में हम क्या देख रहे हैं कि हिस्टोन टेल का आपने क्या करा है, हिस्टोन टेल के ऊपर एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। ये जितनी भी टेल्स है सब पे आपने एसिटाइलेशन कर रखा है, सब पे एसिटाइलेशन कर रखा है, यहाँ पे सबका एसिटाइलेशन हो रखा है, यहाँ पर भी एसिटाइलेशन हो रखा है। तो एसिटाइलेशन होने की वजह से क्या हुआ, टेल के ऊपर कौन से चार्ज आए, यहाँ पर जो टेल्स है इनका भी एसिटाइलेशन हो रखा है। तो इसके वजह से टेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुए इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होती है, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हिस्टोन एसिटाइलेशन। हिस्टोन एसिटाइलेशन होने की वजह से, हिस्टोन का एसिटाइलेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन क्या होती है, लूज फॉर्म में आ जाती है, लूज फॉर्म में रहती है। आप सोचिए तो लूज फॉर्म में कैसे रहती है, मतलब कि नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, मतलब कि टेल के ऊपर क्या चार्ज है, टेल के ऊपर, टेल पर क्या है, नेगेटिव चार्ज ही आ गए, एसिटाइलेशन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गए। सो टेल, टेल क्या होती है, टेल कैन नॉट एबल टू बाइंड, टेल कैन नॉट एबल टू बाइंड या इंटरेक्ट विथ, बाइंड विथ डीएनए, इंटरेक्ट नहीं कर सकते डीएनए से, जिसके वजह से क्रोमेटिन लूज फॉर्म में है, जिसके वजह से आपका क्या हो रहा है यूक्रोमेटाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, यूक्रोमेटाइजेशन हो गया है, और जीन क्या हो गया, जीन ऑन हो गई है। मतलब कि इस कंडीशन में आप क्या करवा सकते हो, इसके साथ में ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, इसका ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन ऑन कर सकते हो, रेप्लिकेशन ऑन कंटिन्यू करवा सकते हो। समझ में आ रहा है। अब मैं सेकंड टाइप का मॉडिफिकेशन जो पढ़ रहे थे, लाइक हम देख रहे थे हिस्टोन मिथाइलेशन, मिथाइलेशन। अब इसको देखते हैं। अब देखो एक और चीज है, हिस्टोन एसिटाइलेशन के लिए कौन चाहिए हमको, हिस्टोन, यहाँ पे एंजाइम चाहिए ना आपको एक, तो यहाँ पे जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम है हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज मतलब कि HAT, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज, HAT एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जीन रेगुलेशन, लाइक जीन को ऑन करने के लिए। मतलब यहाँ पे अगर HAT एक्टिविटी है किसी प्रोटीन के पास में, मतलब कि वो क्या करके जाएगी, जीन को ऑन कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ कि जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना, जितने भी
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, फॉर एग्जांपल अगर अपन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई, एच, जितने भी है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दे ऑल हैव व्हाट, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्रोमेटिन लूज फॉर्म में आती है और जीन ट्रांसक्रिप्शन एप्लीकेशन ऑन हो पाता है। अब हिस्टोन मिथाइलेशन होने की वजह से देखो क्या हो रहा है, हिस्टोन मिथाइलेशन होने की वजह से वापस हम क्या बना रहे हैं, फिर हम 6 न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं यहाँ पे एक बार के लिए। ये 1 न्यूक्लियोसोम, ये सेकंड नंबर का न्यूक्लियोसोम मेरा, ये थर्ड नंबर का न्यूक्लियोसोम है, ये फोर्थ नंबर का न्यूक्लियोसोम है, ये फिफ्थ नंबर का न्यूक्लियोसोम है, और ये सिक्स्थ नंबर का, और इनकी टेल्स, लाइक ये टेल्स है अपनी, हिस्टोन टेल्स हो गई। एकदम डिटेल में देखना है, एकदम आराम आराम से स्टडी करनी है, ज़्यादा एकदम फास्टली नहीं देखना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता डीएनए था, लाइक ये देखो ये डीएनए, ज़्यादा क्लियर है। अब मैंने क्या करा है, पहले एसिटाइलेशन किया था, अब मैं इसके मिथाइलेशन करने वाला हूँ। मिथाइलेशन लाइक मैंने यहाँ पे टेल के ऊपर क्या चार्ज बढ़ा दिया, मिथाइलेशन कर दिया। अगर मिथाइलेशन करता हूँ, मिथाइलेशन क्या कर रहा हूँ, मिथाइलेशन करता हूँ, मिथाइलेशन होने की वजह से इस टेल के ऊपर देखो क्या होता है, इस टेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने अब क्या किया है, मैंने अब किया है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन करने की वजह से टेल के ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज, डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज, एंड टेल के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये जो टेल होती है ना, ये टेल क्या करती है, ये आपके डीएनए से क्या कर लेगी, बाइंडिंग कर लेगी। ये देखो ये टेल क्या करती है, आपके डीएनए से जितना आप इसको डेंस बना सकते हो ना, उतना डेंस बना दो, जितना बना सकते हो ना ये डेंस से, उतना बना दो। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टेल क्या करती है, डीएनए से बाइंडिंग कर लेती है, और आपकी एक तरह से क्या हो गया, ये देखो ये देखो ये देखो, बाइंडिंग कर ली मैंने, टेल की बाइंडिंग कराई है डीएनए से, ये देखो ये देखो, ये देखो। अब इसकी वजह से देखो क्या है, यहाँ पे आपको क्रोमेटिन लूज फॉर्म में दिख रही है, क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में दिख रही है। अब देखो वापस ले देता हूँ मैं यहाँ पे, हिस्टोन मिथाइलेशन, मिथाइलेशन। तो हिस्टोन मिथाइलेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है क्रोमेटिन क्या हो रही है, क्रोमेटिन क्या हो रही है, क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में आ रही है, कंडेंस फॉर्म में आ रही है। मतलब कि इतनी टेल ने इतना बाइंड कर लिया डीएनए से कि हमें डीएनए नहीं दिख रहा, क्रोमेटिन दिख ही नहीं रही। तो आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, 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 उसको दिख ही नहीं रहा कहाँ पर बाइंड करना है। अब दिख नहीं रहा क्यों, क्योंकि टेल ने बाइंड कर रखी है उसके साइड के ऊपर। टेल क्या करके बैठी है, टेल ने पूरा का पूरा रैप कर रखा डीएनए को। अब इसके वजह से क्या हुआ, क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में आ गई। सो आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देयर साइट, so no transcription, no translation. But in the presence of acetylation, टेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, टेल गेट डिसोशिएट, या टेल क्या होगा, अनबाइंडिंग कर लेगी। टेल क्या है, जो इंटरेक्ट करके बैठी हुई थी, अब क्या करेगा, अपने इंटरेक्शन क्या होगा, हट जाएगा, जिसकी वजह से वापस से क्रोमेटिन दिख रही है। तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज कैन रिकॉग्नाइज दैट साइट एंड दे कैन बाइंड देयर साइट एंड ट्रांसक्रिप्शन एप्लीकेशन कैन स्टार्ट। ओके, सो क्रोमेटिन कंडेंसेशन मींस हिस्टोन मिथाइलेशन। हिस्टोन मिथाइलेशन का मतलब है क्रोमेटिन कंडेंसेशन। क्रोमेटिन कंडेंसेशन मतलब कि आपने क्या करा, टेल के ऊपर क्या चार्ज आ गया, टेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो गया, टेल बाइंड करेगी, इंटरेक्ट करेगी, बाइंड विथ डीएनए, टेल बाइंड विथ डीएनए। तो टेल डीएनए से जब बाइंड करेगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। क्रोमेटिन कंडेंसेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाएगा। तो हेट्रोक्रोमेटाइजेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जीन क्या हो गई है हमारी, जीन
ऑफ हो गई है हमारी, मतलब कि नो ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन इज अकर्ड ड्यूरिंग हिस्टोन मिथाइलेशन। तो हिस्टोन मिथाइलेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हिस्टोन हिस्टोन मिथाइल मिथाइल ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज एंजाइम, HMT एंजाइम। तो HMT एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? आपके हेट्रोक्रोमेटाइजेशन के लिए। सो एज वी नो दैट व्हेन repressor protein bind its operator region, when repressor protein bind its operator region and RNA polymerase cannot able to bind that site. How? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। जब रिप्रेसर प्रोटीन डीएनए से बाइंड करती है, ऑपरेटर रीजन से बाइंड करती है, तो आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि भैया मैं बाइंड ही नहीं कर सकता हूं आपसे। ऐसा क्यों होता है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पा रहा है, जबकि रिप्रेसर प्रोटीन ने बाइंड नहीं तो किया है, आपने प्रमोटर से बाइंड कर, क्योंकि दोनों का रीजन तो अलग है ना। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट प्रमोटर साइट, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड एट ऑपरेटर साइट, दोनों का सीक्वेंस, दोनों का रीजन अलग है। बट आप देखोगे कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं कर सकता। अरे बाइंड तो करा दो, चलो ठीक है, आप मूव मत कराओ। एज वी नो डेट कि हम जब मैंने ऑपरेटर पढ़ाया था आपको, तो मैंने बोला था प्रमोटर है, ऑपरेटर है, एंड देन हमारी जीन प्रेजेंट है। इससे पहले जो अपन देख रहे थे आपका क्या, एक तरह से अपन ने इससे पहले ऑपरेंट पढ़ा था, तो मैं वहां पे मैंने बताया था आपको प्रमोटर है, ऑपरेटर है, जीन लाइक बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक ZY जीन है। तो मैं आपको जब बोल रहा था कि हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर बाइंड कर रहा है रिप्रेसर प्रोटीन, RP बाइंड करेगी, सो देन आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड इट प्रमोटर रीजन। हाउ? देखो, ऑपरेटर इज अ डाउन स्ट्रीम टू प्रमोटर इज अ अपस्ट्रीम टू ऑपरेटर। तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग तो करा दो भाई। आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड इट प्रमोटर रीजन। हाउ? बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन इज हैविंग, रिप्रेसर प्रोटीन के पास क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन के पास क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन इज ए क्या, HMT एक्टिविटी। रिप्रेसर प्रोटीन के पास में क्या HMT एक्टिविटी है? रिप्रेसर प्रोटीन के पास में हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है। दे हैविंग HMT एक्टिविटीज। तो HMT एक्टिविटी होने की वजह से क्या हुआ, वहां पे जो हिस्टोन टेल थी वो डीएनए से बाइंड कर जाएगी। अब आरएनए पॉलीमरेज आया था, उसने देखा मेरे रीजन ही नहीं दिख रहा मुझे, मतलब कि जिन जिन प्रोटीन के पास में HMT एक्टिविटी होगी, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी, तो वो क्या करके जाएगी, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन करवा देगी। क्रोमेटिन कंडेंसेशन होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन, ठीक है, दे कैन नॉट एबल टू बाइंड इट देयर पर्टिकुलर साइट। But as we know that transcription factor like टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, देखो मैंने यहाँ पे बताया लाइक टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, कहाँ लिखा था मैंने, ये रहा, लाइक टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दे हैव हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी की होने की वजह से ये क्या करके जाएंगे, HT एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी, तो ये टेल का क्या करेंगे, एसिटाइलेशन कर देंगे, जिसकी वजह से टेल डिसोशिएट हो जाएगी डीएनए से, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज कैन रिकॉग्नाइज दैट साइट। क्रोमेटिन को लूज फॉर्म में ले आएंगे, क्रोमेटिन मतलब यू क्रोमेटाइजेशन कर देंगे, जिसकी वजह से जीन ऑन हो जाएगी। बट रिप्रेसर प्रोटीन के पास कौन सी एक्टिविटी है, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है। दे बाइंड, जैसे ही क्या करेगी, जब बाइंड ऑपरेटर रीजन, एंड वो क्या करके जाएगी, हिस्टोन मिथाइलेशन कर देगी। हिस्टोन मिथाइलेशन करने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो टेल है वो टेल डीएनए से बाइंड कर लेगी, एंड देन उसकी वजह से क्या होगा, जीन ऑफ हो जाएगा, मतलब कि जीन आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, आपका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट कनेक्टेड नहीं करते हैं, इसलिए हमें दिक्कत आती है। हम पूछते हैं अपने टीचर से लाइक कि सर रिप्रेसर प्रोटीन जब डीएनए से बाइंड करती है तो वो जीन ऑफ कर देती है, हाउ ऐसा होता है? क्या बोलते हैं वो, लाइक ऐसा होता है। हम बोलते हैं सर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा होता है, किताबों में लिखा है। अरे कुछ एक्टिविटी तो होती होगी, कुछ मैकेनिज्म तो होता होगा। वो क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है डीएनए से, एंड आफ्टर बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज अपनी साइट से बाइंड नहीं कर पा रहा, जबकि वो स्पेसिफिक साइट है। लाइक अगर अपन देखें तो वो स्पेसिफिक साइट है, बट वो बाइंड नहीं कर पा रहा है। ऐसा होता है, ये आंसर नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हिस्टोन मिथाइलेशन हो रहा होगा, हिस्टोन एसिटाइलेशन हो रहा होगा, ये आंसर है।
आया समझ में? क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि अब तक अभी अगर आप देखोगे तो करंट रिसर्च पेपर इसके ऊपर बहुत सारे आए हुए हैं। लाइक अगर आप देखोगे डेली हिस्टोन के ऊपर मल्टीपल आपके रिसर्च पेपर छपते हैं। ठीक है, अब तक इसकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है। जीन रेगुलेशन में सबसे मेन जो दिखे एपिजेनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एपिजेनेटिक लाइक क्रोमैटिन मॉडलिंग, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर इनकेस कोई बच्चा अगर रिसर्च पेपर में इंटरेस्ट ले या एसओपी बना रहा है, और अगर वो एसओपी बनाता है लाइक किसके ऊपर, आपके हिस्टोन के ऊपर, हिस्टोन एसिटाइलेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन, तो उसका एसओपी सिलेक्शन के चांसेस एज कम्पेयर टू अदर बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च वाकई में बहुत कम है। अभी भी मल्टीपल रिसर्च पेपर इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, स्टडी अभी तक पूरी की पूरी क्लियर नहीं हुई है। कोई जीन अगर काम नहीं कर पा रही है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, लाइक उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका क्या हो सकता है, मिथाइलेशन हो सकता है। उस पर्टिकुलर जीन का क्या हुआ, मिथाइलेशन, ताकि वहां पे जीन ऑन ना हो पाए। कोई एक्सप्रेस कर पा रहा है, दैट मीन वहां पे उसका एसिटाइलेशन चल रहा है, दैट्स वाई वो जीन ऑन हो रही है। यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो सीएसआर ने क्या क्वेश्चन पूछे, सीएसआर ने क्वेश्चन क्या पूछे, लाइक हमें पता होना चाहिए कि हिस्टोन मिथाइलेशन कहाँ हो रहा है, हिस्टोन एसिटाइलेशन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, लाइक आप देखोगे तो हमें क्वेश्चन क्या पूछे हैं, लाइक मैं बता देता हूं। ये देखो, अब देखो यहाँ पे लाइक आपका H3 है, H3 के ऊपर K9, ऐसा क्वेश्चन आता है, H3K9, H3K9 और H3K20, H3K27, K27, K20, K9 का मतलब क्या है, मतलब हिस्टोन टेल के ऊपर जो 9th पोजीशन पर लाइसिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, लाइसिन अमाइनो एसिड है। H3 टेल के ऊपर, हिस्टोन 3 के ऊपर आपके 20 पोजीशन पर जो लाइसिन है, या H3 पर 27 पोजीशन पर जो लाइसिन है, उसका अगर मैं क्या करवा रहा हूं, इसका अगर मैं मिथाइलेशन करवा दूं, क्या करवा दूं, मिथाइलेशन। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सीएसआर के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सीएसआईआर। ठीक है, जिसका अगर मैं मिथाइलेशन करवा दूं तो ये क्या करता है, क्रोमेटिन, ये क्या करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, क्रोमेटिन क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगा। क्रोमेटिन कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिवेशन, ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिवेशन। समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि अगर मैं मिथाइलेशन करा रहा हूं तो दैट मीन क्रोमेटिन कंडेंसेशन कॉजेज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सीएसआईआर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक मैं बोल दूं फॉर एग्जांपल लाइक H3K9 और मैं बोलूं इसका एसिटाइलेशन करवा दूं, तो एसिटाइलेशन कॉज व्हाट, क्रोमेटिन लूज करेगा या क्रोमेटिन कंडेंसेशन, अभी बताया क्रोमेटिन लूज फॉर्म में जाएगा, दैट मीन ये क्या करके जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं, मैंने कहा था कि फॉस्फोराइलेशन भी हो सकता है, तो लाइक हमें पता है H3 आपका क्या है, सेरिन 10th पोजीशन पर है, और इसका मैं क्या करवा दूं, फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने आपको फॉस्फोराइलेशन बताया था, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन लाइक मैंने आपको बताया था YSPT SPS आरएनए पॉलीमरेज के टेल है, वहां पे हमें क्या करूंगा, फॉस्फोराइलेशन कर रहा हूं, तो जीन एक्टिवेशन करवा रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करवा रहा हूं। तो फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट और एग्जांपल अगर अपन देखिए तो लाइक H3K9 मिथाइलेशन, अगर इसका मिथाइलेशन करवाता हूं तो ये एक तरह से क्या है, रिक्वायर्ड फॉर डीएनए मिथाइलेशन, जो कि मैं ऊपर बोल ही चुका हूं, एक तरह से डीएनए मिथाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे H3K14 का अगर मैं एसिटाइलेशन करा देता हूं तो ये क्या करता है, एक तरह से प्रिवेंट मिथाइलेशन एट लाइसिन 9 पोजीशन। ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूं
H4 आर्जिनिन 3 पोजीशन पर है। तो इसका अगर मैं मिथाइलेशन करवा रहा हूँ, इसका अगर मैंने मिथाइलेशन करवाया है तो ये ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है लाइक H3K79। और इसका अगर मैं मिथाइलेशन करवा रहा हूँ, देखो हमेशा एक और चीज़ है, ये कुछ टॉपिक आपको याद करने पड़ेंगे। हमेशा मिथाइलेशन जीन ऑफ भी नहीं करते, कई बार ट्रिपल मिथाइलेशन या डबल मिथाइलेशन की वजह से जीन ऑन भी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या करके जाएगा, ये क्या करके जा रहा है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर टीलोमेरिक साइलेंसिंग के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टीलोमेरिक साइलेंसिंग। टीलोमेरिक क्या होता है, टीलोमियर इज ए हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट। अभी मैं बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में हम आज के लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि क्रोमेटिन को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड न्यूक्रोमेटिन। वो क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे अभी। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें किसके लिए, लाइक H3K4 H3K36 H3K76। अगर मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मिथाइलेशन, मैंने कहा था अगर कई बार एक से ज़्यादा मिथाइलेशन भी हो जाए तो वो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन कर देते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है डबल मिथाइलेशन हो रहा है तो आप बोलते हैं कि हाँ वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन कर सकता है। ऐसे ही H4 है, H4K16 है, H4K16 है एसिटाइलेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तरह से न्यूक्लियोसोम की असेंबली करवा सकता है, न्यूक्लियोसोम असेंबली। ठीक है, और लाइक एक जीन होती है फ्लाई एक्स एक्टिवेशन। ऐसे मल्टीपल आते हैं, पर आपको याद क्या रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि एसिटाइलेशन हो रहा है तो जीन ऑन है, और मिथाइलेशन हो रहा है तो जीन क्या है, ऑफ है। ठीक है, और एक और है लाइक H4K5 भी है, H4K5 एसिटाइलेशन। तो इससे भी हमारी क्या हो रही है, न्यूक्लियोसोम की असेंबली हो रही है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आपके क्या है, एक तरह से हिस्टोन का मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हिस्टोन क्या अगर आपके देखा जाए तो हिस्टोन क्या H2A H2B H3 H4 या H1 ही है, नहीं, हिस्टोन के वेरिएंट्स भी होते हैं। हिस्टोन क्या क्या होते हैं, वेरिएंट्स। तो अपन ये भी देख लेते हैं, हिस्टोन वेरिएंट्स, और यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके फंक्शन। बहुत सारे हिस्टोन वेरिएंट्स हैं, लाइक अगर अपन देखें वेरी फर्स्ट, अगर अपन देखें H3.3 इज ए हिस्टोन वेरिएंट। लाइक हम ये नहीं देख सकते कि लाइक H2A H2B H3 H4 ये नहीं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करवा के जाएगा। सेकंड अगर अपन देखें लाइक सेंट्रोमियर लाइक होती है CENH3, तो ये काइनेटोकोर असेंबली के लिए रेस्पॉन्सिबल है, काइनेटोकोर असेंबली। ठीक है, और भी बहुत सारे लाइक H2AX ये क्या के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये DNA रिपेयर के लिए एंड रिकॉम्बिनेशन एंड मेजर कोर हिस्टोन इन ईस्ट। ऐसे ही अगर अपन देखें बहुत सारी है ये H2AZ, ये जीन एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जीन एक्सप्रेशन के लिए क्या है ये रेस्पॉन्सिबल है।
एंड क्रोमोजोम सेग्रीगेशन के लिए भी, क्रोमोजोम सेग्रीगेशंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे और भी बहुत सारी है, लाइक मैक्रो H2A, मैक्रो H2A, they are responsible for X chromosome inactivation and transcription repression। ठीक है, और भी है, लाइक अपन देखे तो H2A BBD, they are responsible for ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। एक और होता है यहाँ पे लाइक SPH28, क्रोमेटिन पैकेजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये आपके हिस्टोन वेरिएंट है और इनका फंक्शन है, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, कई बार इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा और क्या, अब मैं बताने वाला हूँ कि आपकी जो क्रोमेटिन होती है ये दो टाइप की है। क्रोमेटिन इज ए टू टाइप, लाइक एक है आपकी क्या, हेट्रोक्रोमेटिन और एक होती है आपकी क्या, यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। अब देखो दो टाइप की क्रोमेटिन है। अगर मैं बात करूं यूक्रोमेटिन की, यूक्रोमेटिन इज है लाइक यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर हम देखते हैं जीन डेजर्ट होता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन को भी आपने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव और एक है आपका क्या फैकल्टेटिव। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन अगर आप देखते हो, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन अगर आप देखोगे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, जीन ऑन एंड ऑफ चलती है। मतलब कि कई बार क्या होता है, कई बार ये यूक्रोमेटिन रीजन में चले जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जीन ऑन है, अगर हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में है तो हम बोलेंगे जीन ऑफ है। मतलब कि यहाँ पर ही हम देखते हैं कि जीन रेगुलेशन वाला जो सिस्टम है, जीन ऑन एंड ऑफ वाला, हमें फैकल्टेटिव में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि जीन यहाँ पे क्या है, जीन प्रेजेंट भी हो सकती है, जीन प्रेजेंट है मतलब जीन ऑन भी हो सकती है, जीन ऑफ भी हो सकती है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन में। जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है, लाइक अगर अपन देखें तो ये जीन डेजर्ट होते हैं, जीन डेजर्ट होते हैं, जीन प्रेजेंट नहीं होती है। इसको भी तीन टाइप में आपने डिवाइड कर रखा है, लाइक एक होता है आपका सैटेलाइट और एक आपका है मिनी सैटेलाइट और एक है आपका क्या, माइक्रो सैटेलाइट। सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। सैटेलाइट को भी अगर अपन देखें ना, सैटेलाइट को भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, लाइक अल्फा सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं अल्फॉइड, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 171 बेस पे की रिपीटिंग यूनिट है। सैटेलाइट इज 100 KB इन साइज, 100 KB साइज का है। मिनी सैटेलाइट इज 0.5 to 20 KB इन साइज एंड माइक्रो सैटेलाइट इज 100 बेस पेयर ओनली। तो अल्फा सैटेलाइट इज अल्फॉइड, या इसको हम बोल सकते हैं 171 बेस पे की रिपीटिशन है। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है सेंट्रोमियर। कहाँ देखने को मिलेगा, सेंट्रोमियर वाले रीजन पे ये मेनली आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे मिनी यहाँ पे एक और होता है अल्फा सैटेलाइट और एक होता है यहाँ पे क्या, बीटा सैटेलाइट। बीटा सैटेलाइट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 65 बेस पे या 65 या 68 बेस पे की क्या है, RU है, रिपीटिंग यूनिट है। 171 बेस पे की क्या है, RU रिपीटिंग यूनिट है। मतलब कि एक ही न्यूक्लियोटाइड, मतलब 171 न्यूक्लियोटाइड के बाद में वापस से वही सीक्वेंस रिपीट होगी। यहाँ पे क्या है, 65 बेस पे के बाद में वही 65 बेस पे वापस रिपीटेशन चल रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली कुछ ही क्रोमोसोम पे मिलता है, लाइक 13 के पे मिल जाएगा,
14, 15, 21, 22 बहुत ही कम पे मिलता है। मिनी सैटेलाइट की बात करें, मिनी सैटेलाइट को भी अपन ने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। लाइक अगर अपन देखें, एक तो आपने पढ़ा होगा टीलोमियर। टीलोमियर इज एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज टीलोमियर। और एक यहाँ पे होता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। यहाँ पे जो रिपीटेशन होता है, यहाँ पे होता है 6 to 8 बेस पेयर का रिपीटिंग यूनिट होती है। लाइक आपने देखी होगी टीलोमियर की सीक्वेंस क्या होती है, TTA GGG। लाइक या आपने देखा होगा TTGGG टेट्राहाइमिना, TTAGGG इन ह्यूमन। ऐसे VNTR इज अ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मतलब कि यहाँ पर आप पे क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट मतलब कि वहाँ पे रिपीटेशन के अंदर क्या है, वेरिएशन है। आपके अंदर, मेरे अंदर VNTR सेम है, बट हमारे अंदर जो रिपीटेशन है ना वो अलग है। लाइक मेरे पास कोई सीक्वेंस है, VNTR है, वो 16 टाइम रिपीटेशन है, तो आपके अंदर वही रिपीटेशन 16 टाइम नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिले, लाइक फादर से एंड मदर से हमें हमारे VNTR मिले। तो जो मेरे अंदर जो VNTR होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। आपके पास जो VNTR है वो आपके फादर एंड मदर से आपके पास आए हैं, तो वो VNTR नंबर आपके पास स्पेसिफिक होंगे आपकी। और मेरे अंदर जो सीक्वेंस है वो सिमिलर है, बट हमारे अंदर जो VNTR का नंबर है, तभी तो हमने बोला वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब जो रिपीटेशन है, जो सीक्वेंस है वो तो सेम ही है। जो सीक्वेंस मेरे पास है वही सीक्वेंस आपके पास है, बट जो रिपीटेशन है ना, वो रिपीटेशन वो क्या है, वो हमारे अंदर सबके अंदर अलग अलग होंगे। आपके पास जो VNTR है वो आपके पेरेंट्स से आए हैं, सीक्वेंस सेम है हम दोनों के पास, बट इनकी जो रिपीटेशन होगी वो आपके पास आपके पेरेंट्स से आए हैं, तो वो, और मेरे पास जो आए हैं वो मेरे पेरेंट्स से पास, मेरे पेरेंट्स से मेरे पास आए, तो वो रिपीटेशन हम दोनों के पास अलग है। ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट की बात की जाए, 100 बेस पेयर का है, यहाँ पे 1 to 4 बेस पेयर की रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट है। लाइक मैं बोलूँ अगर ए अगर आ रहा है तो कितने टाइम आएगा, 100 टाइम आएगा। दो न्यूक्लियोटाइड अगर रिपीटेशन कर रहे हैं, दो न्यूक्लियोटाइड रिपीटेशन कर रहे हैं तो 50 टाइम करेंगे। 50 टाइम क्यों, क्योंकि 100 बेस पेयर ही है इसके साइज टोटली। ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेशन है, ATC, तो यहाँ पे 33 टाइम रिपीटेशन हो सकती है। या 4 न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेशन है, ATCG, तो ये रिपीटेशन ओनली एंड ओनली 25 टाइम से रहेगी। तो ये क्या होता है, ये हमारा कुछ क्या है, ये हमारा क्रोमेटिन है। तो व्हाट इज क्रोमेटिन, क्रोमेटिन इज अ DNA प्लस में प्रोटीन। ये क्या है हमारा, DNA प्लस में प्रोटीन। तो DNA प्लस में प्रोटीन तो है, तो यहाँ पे हमने देखा दो टाइप के हैं, लाइक हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन के अंदर जीन प्रेजेंट होती है, हेट्रोक्रोमेटिन इज जीन डेजर्ट। दो टाइप में डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव में जीन ऑन एंड ऑफ हो सकती है, बट जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है, एक तरह से यहाँ पे जीन एक तरह से डिजर्ट होता है। लाइक यहाँ पे सैटेलाइट लाइक सेंट्रोमियर, मिनी सैटेलाइट लाइक टीलोमियर एंड VNTR एंड माइक्रो सैटेलाइट। तो माइक्रो सैटेलाइट हम बोल सकते हैं कि 1 to 4 बेस पे की रिपीटेशन होगी। अगर मैं एक क्रोमोजोम बनाता हूँ, लाइक अगर एक क्रोमोजोम बनाए हैं अपन, तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंड पार्ट है, ये जो एंड पार्ट है, ये क्या होता है, टीलोमियर। एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम इज a telomere and that is centromere. तो centromere is a satellite, telomere is a mini satellite, और यहाँ पे बीच में कुछ रीजन्स यहाँ पर भी होंगे, जो ये रीजन्स होंगे ये होंगे हमारे माइक्रो सैटेलाइट्स। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा ही हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लाइक हमारे को पता है यहाँ पे DNA है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये DNA है। तो यहाँ पे हम बोले एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज अ टीलोमियर, सेंटर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज सेंट्रोमियर, दे आर हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, दे आर हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ पे जीन प्रेजेंट नहीं होती है। समझ में आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, इनके ऊपर हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हमारा पुटअप होता है। तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR। ठीक है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, एक और चीज़ है, हमें पता है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, ये क्या होते हैं, डार्क स्टेन होते हैं, डार्क स्टेन होते हैं। और ये क्या होता है, यूक्रोमेटिन इज आपके क्या होता है, लाइट स्टेन होते हैं,
लाइट स्टेन का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं डाइट देता हूँ, दोनों को डाइट से ट्रीट करता हूँ, तो वॉशिंग के बाद में यूक्रोमेटिन से वॉशिंग क्या होती है, हट जाती है, बट जबकि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर से डाई हटती नहीं है, तो वो क्या करता है एकदम अंदर तक चल जाती है, तो वो डार्क स्टेन रहते हैं। ठीक है। एंड अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि यूक्रोमेटिन में जीन प्रेजेंट है, हेट्रोक्रोमेटिन में जीन क्या होता है, डेजर्ट होता है। ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जो हमने आज कवर किया है। ये देखो, हमने यहाँ से कवर किया था। देखो आप, हमने क्या करा था, पहले हमने देखा एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, एसिटाइलेशन होने की वजह से यहाँ पे एसिटाइलेशन मतलब कि हिस्टोन पे जो लाइसिन ग्रुप है उसका हमने एसिटाइलेशन कर दिया है। एसिटाइलेशन होने की वजह से हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होने की वजह से क्रोमेटिन लूज फॉर्म में आ गई है, टेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, टेल कैन नॉट एबल टू बाइंड विद डीएनए, सो यूक्रोमेटाइजेशन होगा, जीन ऑन हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑन। हिस्टोन मिथाइलेशन होने की वजह से टेल के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, टेल के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगा बिकॉज टेल बाइंड विद डीएनए, तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन मतलब जीन ऑफ नो ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। सो रिप्रेसर प्रोटीन के पास कौन सी एक्टिविटी है, एचएमटी एक्टिविटी होती है, एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, उनके पास में एचएटी हेट एक्टिविटी होती है। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, सीएसआई में जो इंपॉर्टेंट है, हमने हिस्टोन मॉडिफिकेशन देखे, लाइक H3K9, H3K20, H3K27 मिथाइलेशन कर देता हूं तो हमें क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगा, जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिवेशन होगा। H3K9 एसिटाइलेशन कॉजेज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। H3H10 फॉस्फोराइलेशन कॉजेज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। H3K9 मिथाइलेशन रिक्वायर्ड डीएनए मिथाइलेशन। H3K14 एसिटाइलेशन कॉजेज प्रिवेंट मिथाइलेशन एट लाइसिन 9 पोजिशन। एंड H4R3 मतलब H4 मतलब हिस्टोन 4 के ऊपर, R3 मतलब थर्ड पोजीशन पर जो आर्जिनिन है उसका मैं मिथाइलेशन करूंगा तो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन हो जाएगा। H3K79 मिथाइलेशन टीलोमेरिक साइलेंसिंग। H3K4, H3K36, H3K76 ट्रिपल मिथाइलेशन causes what, transcription activation. H4K16 acetylation causes nucleosome assembly and fly X activation gene, and H4K5 acetylation causes nucleosome assembly. Histone variant and their function, like हम देखें तो H3.3 ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर लाइक CnH3 काइनेटोकोर असेंबली के लिए रेस्पॉन्सिबल है, H2A से AX मतलब डीएनए रिपेयर एंड डिकॉम्बिनेशन मेजर कोर हिस्टोन इन ईस्ट, एंड H2AZ gene expression, chromosome segregation, macro H2A X chromosome inactivation, transcription repression, H2ABBD transcription activation, SPH28 chromatin पैकेजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्रोमेटिन डीएनए प्रोटीन प्रोटीन अगर हम देखें तो दो टाइप की होती है, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टैंड, यूक्रोमेटिन लाइक लाइट स्टैंड होती है। जीन प्रेजेंट होता है यूक्रोमेटिन में, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन दो टाइप के हेट्रोक्रोमेटिन है। फैकल्टेटिव में जीन ऑन एंड ऑफ हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन डेजर्ट होते हैं, लाइक सैटेलाइट 100 KB का डीएनए हो गया, मिनी सैटेलाइट 0.5 KB से आपका 20 KB तक होगा है, माइक्रो सैटेलाइट की साइज होती है 100 KB। सैटेलाइट क्या दो टाइप में डिवाइड किया, अल्फा सैटेलाइट, हेल्फाइड, बीटा सैटेलाइट। अगर अपन देखें अल्फा सैटेलाइट इज सेंट्रोमियर 171 बेस पे की रिपीटिंग यूनिट है। बीटा सैटेलाइट कुछ ही क्रोमोसोम पे मिलेगा, लाइक 13, 14, 15, 21, 22 एंड 65 बेस पे की रिपीटेशन यूनिट होगी। मिनी सैटेलाइट इज ए टीलोमियर एंड VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, 6 to 8 बेस पे की रिपीटेशन होती है। माइक्रो सैटेलाइट 1 to 4 बेस पे रिपीटिंग यूनिट होती है। माइक्रो सैटेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसके अंदर इनस्टेबिलिटी हो जाए माइक्रो सैटेलाइट के अंदर, मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो हमें न्यूरो डीजनरेशन, HNPCC, हेड्रोडेट्री, नॉन पॉलीपोसिस, कोलोरेक्टल कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन ये डिजीज कोज हो सकती है। अगर मैं माइक्रो सैटेलाइट को चेंज करता हूँ, हल्का सा भी इसके अंदर चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे कैंसर कोज हो सकता है, लाइक पार्किंसन डिजीज हो सकती है, न्यूरो डीजनरेशन हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस, कोलोरेक्टल कैंसर, HNPCC हो सकता है, बहुत सारी डिजीज कोज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था टीलोमियर इज एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर इज द सेंटर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, जिसको हम सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है। टीलोमियर क्या है, मिनी सैटेलाइट है। तो ये हमारा आज का लेक्चर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। आज जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर CSI में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, लास्ट 4 पेपर आप उठा के देख सकते हो। ठीक है, इन्हीं में आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे।
ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इन केस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, या आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो अपनी इंक्वायरीज। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।